नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बात आज बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में अंतर की। बीजेपी की राजनीति के केंद्र में जहां देश का हर नागरिक है, वहीं केंद्र शासित कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की प्राथमिकता में उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता ही हैं। तभी वो अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से सैलरी तक दे रहे हैं, वो भी जनता की भलाई के नाम पर। वहीं नीति आयोग की 27 जुलाई 2024 को दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के विजन को जमीनी स्तर यानी प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास। इसके लिए प्रत्येक राज्य और जिले को 2047 के लिए एक विजन बनाना चाहिए, ताकि 2047 में विकसित भारत को साकार किया जा सके। नीति आयोग ने अपने विजन पेपर में कहा है कि भारत को मध्य आय वर्ग के जाल से निकालने के लिए अगले 20 वर्षों तक 7 से 10% की जीडीपी दर बनाए रखनी होगी। इससे भारत के लोगों को एक विकसित देश वाली सुविधाएं मिल सकेंगी। भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाना होगा। इसके अलावा इसी दौरान देशवासियों की औसत सालाना आय को भी 15 लाख यानी $18,000 तक पहुंचाना होगा। वर्तमान में भारतवासियों की औसत आय $2,392 है। इसमें 8 से 9 गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी, यानी 20 साल में आपकी आय सरकार 8 से 9 गुना बढ़ाने की कोशिश करेगी। भारतवासियों की आय वर्तमान में कम कमाई वाले समूह में गिनती होती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले 10 वर्षों में विकास गति को बनाए रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2024 तक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसीलिए मौजूदा लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस की राजनीतिक दूरदृष्टि की बात करें तो कर्नाटक के उदाहरण से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता में केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। इसीलिए उनके लिए सरकारी खजाना खोला जा रहा है और बिल फाड़ा जा रहा है जनता के कल्याण के नाम पर। कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी योजनाएं सही से लागू हों। इस बात को देखने के लिए राज्य, जिला, ताल्लुक यानी तहसील स्तर पर कमेटी बनेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जून 2024 में ही ऐलान कर दिया था कि इन कमेटियों के सदस्य कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे। कर्नाटक सरकार ने अब ऐलान किया है कि जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी के मुखिया को 40,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इसके अलावा उन्हें प्रति बैठक भी एक अच्छी खासी धनराशि दी जाएगी। सरकार ने ऐलान किया है कि तहसील स्तर पर बनने वाली समितियों के मुखिया को 25,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। कर्नाटक में सभी 31 जिलों और 240 तालुकों में कमेटियां बनाई जाएंगी। इस हिसाब से पैनल में करीब 3600 कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। इन सब जिला कमेटियों के ऊपर एक राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष हैं। इसके मुखिया कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एच.एम. रेवन्ना को बनाया गया है। राज्य स्तर की कमेटी के मुखिया एच.एम. रेवन्ना को बाकी कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इसके 4 उपाध्यक्ष भी कांग्रेसी नेता ही हैं। इन सबको बेंगलुरु में एक ऑफिस भी दिया गया है। इसमें 31 सदस्यों को रखा गया है। इनके सरकारी खजाने से मानदेय और बैठक में आने के लिए पैसा मिलेगा, जो कर्नाटक सरकार वहन करेगी। यह खर्चा इन गारंटी स्कीम पर 2023-24 में खर्च हो रहे लगभग 60,000 करोड़ से अलग होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जून 2024 में एक बैठक के दौरान ऐलान किया था कि कमेटी के सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और उन्होंने सफाई दी थी कि भले ही सरकारी कर्मचारी इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन कार्यकर्ता ज्यादा अच्छा जानते हैं कि किसे लाभ मिल रहा है और किसे नहीं। यह जानते हैं कि कांग्रेस की आखिर 5 गारंटी वाली योजना है क्या। कांग्रेस पार्टी ने पहला वादा किया था कि हर परिवार के लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसमें सालाना
430 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसे सरकार का राजस्व घाटा भी आप कह सकते हैं। दूसरा वादा है ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता। इसमें सालाना 3,000 करोड़ रुपए की सरकारी राजस्व को नुकसान होगा। कांग्रेस का तीसरा वादा है प्रत्येक परिवार के एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसमें करीब 30,720 करोड़ रुपए लगने होंगे। हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में मिलेगा। इसमें करीब 5,000 करोड़ लगेंगे। पांचवा वादा है हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। अब इसमें कितना खर्च आएगा यह अनुमान लगाना अभी बाकी है। कांग्रेस की 5 गारंटी योजना से कर्नाटक सरकार पर 53,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। कर्नाटक में फ्री बीज का लेखा जोखा करे तो कर्नाटक सरकार को राजस्व घाटा तकरीबन 60,000 करोड़ से बढ़कर 1,14,000 करोड़ हो जाएगा, जो कुल बजट का 21% है, जिसके अभी और बढ़ने के आसार हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो हमारे खास मेहमान, राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी और डॉक्टर सुमित गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस। पहला सवाल डॉक्टर सुमित गर्ग जी से। सुमित जी, पहली बार सुना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की समितियों में शामिल किया जाएगा और माना जा रहा है कि वो केवल रिपोर्ट सौंपेंगे। इसे आप कहां तक उचित मानते हैं? प्रसून जी, जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, ये वो लोग हैं जिनको पूर्ववर्ती सरकार ने केवल इसलिए प्रताड़ित किया कि ये उनकी जो आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते थे, उसको नहीं मानते थे या उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे या उससे विरोधाभास रखते थे। उसके चलते इन लोगों पर, जो कि कहीं ना कहीं स्किल्ड लोग थे, पूर्ववर्ती सरकार ने अन्याय किया। उसके चलते इनको बेरोजगार किया और ये आके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ या ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी में आके के साथ जुड़ के इन्होंने न्याय युद्ध चालू किया और उसका परिणाम हमने विधानसभा चुनावों में देखा। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल की जो वास्तविकता है उसको जानते हैं कि कौन गरीब है, कौन विकलांग है, किसको सरकारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए, कौन असली हकदार है। ये वो लोग हैं जिनको ग्रास रूट की पूरी नॉलेज है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इनको हटाया और आज इनको कहीं ना कहीं लाके हम अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक जाना चाहते हैं, उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसे लाभान्वित करना चाहते हैं। जी डॉक्टर सुमित गर्ग, ये बात तो सही है कि राजनीतिक कार्यकर्ता जमीनी पहुंच उसकी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत क्या है? सरकारी कर्मचारियों को फ्री कर देना चाहिए, कार्यकर्ताओं से ही काम करवाया जाए। बीजेपी वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ता से काम करवाए, कांग्रेस वाले हैं कांग्रेस कार्यकर्ता से करवाए, और जो पढ़ लिख रहे हैं, जो एग्जाम देके सरकारी नौकरी पा रहे हैं, उनको किनारे कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं प्रसून जी, सबका अपना काम होता है। जो पढ़े लिखे हैं उनका अपना अलग काम है, जो कंपटीशन एग्जाम दे के आ रहे हैं उनका अलग काम है, जो कंपटीशन एग्जाम है दे के जो लोग आ रहे हैं जिनको उस तरह की नौकरी मिल रही है, वहां पे इनको नियुक्त नहीं किया जा रहा है। ये देखने की बात है। जहां तक आपने कर्नाटक की बात करी, 5 गारंटी की बात करी, बड़ी बड़ी बातें की गई कि साहब हम इतना धन खर्च कर देंगे, हम उतना धन खर्च कर देंगे। उन परिस्थितियों में हम धन खर्च करेंगे, हमारी वो सरकार है कांग्रेस की कि हमने जो वादा किया है पूरा किया। हम 15 लाख की बात करते उसको जुमला नहीं कहते। कांग्रेस की 5 गारंटी की बात अगर कर्नाटक की सरकार ने करी है तो निसंदेह हम पूरा करेंगे। उन परिस्थितियों में एक फिगर दे देता हूं मैं, किन परिस्थितियों में हम पूरा करेंगे कि जब कर्नाटक के साथ यूनियन बजट में सबसे बड़ी नाइंसाफी की गई। 2013-14 की बात करूं तो यूनियन बजट का लगभग 1.2%, जिसमें राज्य का हिस्सा भी था, केंद्र का हिस्सा भी था, 1.9% कर्नाटक को दिया गया। आज मोदी सरकार ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जिस दिन बजट सदन के पटल पर रखा तो कर्नाटक का हिस्सा 1.9 से घटकर 1.2% हो गया। उसके चलते 32,000 करोड़ का नुकसान कर्नाटक की सरकार झेलने जा रही है, कर्नाटक के लोग झेलने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, क्या वो 32,000 करोड़ से लाभान्वित होने वाले कर्नाटक के लोग, मैं आपके सौजन्य से कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं
नीति आयोग जैसे अहम बैठक में आप लोग एक तरीके से उसका बाइकआउट कर रहे हैं, इससे किसका लाभ होना है? कर्नाटक की जनता का, देश की जनता का, या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बहिष्कार से? प्रसून जी, धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नीति आयोग की बैठक में हम नहीं गए। बिल्कुल नहीं गए। क्यों जाए? एक ऐसी एसएसयू सरकार के पास, जो गए उनका माइक बंद कर दिया, जिनको सुना नहीं गया, ये तय कर लिया गया कि इनको बाहर भेजो, सदन में आप हमारी बात नहीं सुनते। नीति आयोग की अगर बैठक में हम जाते तो आदरणीय ममता बनर्जी क्या कह के बाहर आई कि उनका माइक बंद कर दिया गया। हमें पता था कि ऐसे सहिष्णुता के चलते हमें नहीं सुनेंगे। ये लोकतांत्रिक रूप से हमारा कहीं ना कहीं विरोध था। संसद में आपको सुना जा रहा है, संसद में आपको पूरी देश की जनता सुन रही है। नीति आयोग में भी जाते तो कोई बड़ा फैसला ले सकते थे आप लोग, या कम से कम सुझाव तो दे सकते थे। सुन लीजिए डॉक्टर सुनील, मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाइकआउट की राजनीति कहां तक चलेगी? मैं वही कह रहा हूं। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश पोद्दार जी, सरकारी खजाने से पार्टी कार्यकर्ताओं को सैलरी देना कहां तक उचित है? राकेश पोद्दार जी, देखिए प्रसून जी, कांग्रेस की जो मंशा और कांग्रेस और राहुल गांधी की जो मंशा है देश के अंदर, और मैं कहना चाहता हूं, आप ही ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कर्नाटक का बजट का, कि 450 करोड़ रुपया मंदिर से बजट का पैसा से लिया जाता है, और किसको दिया जाता है उस बजट के पैसे को? आप ही ने प्रसून जी बड़ा अपने गंभीरता से अपने सवाल को उठाया तो अपने चैनल के माध्यम से, और मैं एपीएन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एपीएन चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आपने उठाया था कि 450 करोड़ रुपया बजट में लेता है और 200 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को देता है और 150 करोड़ रुपया ईसाई धर्म को देने का काम करता है, मात्र 45 करोड़ रुपया उस सनातन धर्म को और मंदिर को देने का काम करता है। और मैं कहना चाहता हूं कि उस पैसे को अगर 450 करोड़ रुपया मंदिर से लिया गया, अगर स्वास्थ्य की चिंता की होती, शिक्षा की चिंता की होती, तो मैं इनको बधाई देता। और इन्होंने कहा कि आप अभी इनके 5 न्याय है। कांग्रेस के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूँ, इनको पता भी नहीं होगा राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात करते हैं। वो पहला न्याय था युवाओं के लिए हमने काम किया। हमारे संकल्प विकसित भारत में आपने देखा, युवाओं के लिए हमने आत्मनिर्भर करने के लिए 20 लाख रुपया देने की जी जा रही है कि आप कम से कम अपने आप आत्मनिर्भर। महिलाओं की बात करते हैं, 33% आरक्षण दिया महिलाओं को हम लोगों ने, और इस महिलाओं की इस बजट में भी हम लोगों ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की चिंता करते हैं। किसान की बात करो, किसान की इस बजट में हम दुगुना बजट देने का काम किया। गरीब की बात करते हैं, 84 करोड़ में 25 करोड़ गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया। श्रमिक की बात करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं श्रमिकों को। आप देख सकते हैं कि आज, लेकिन राकेश पोद्दार जी, बड़ा सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या सरकारी खजाने से पार्टी कार्यकर्ताओं को सैलरी देना उचित है या नहीं? नहीं है उचित, बिल्कुल उचित नहीं है। हमने तो अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकारी कर्मचारी धरातल पर उतारते हैं और हम लोगों ने बैठक करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश से आते ही नीति आयोग में बैठक की और कहा कि बजट के पैसे किस किस प्रदेश में जाना चाहिए, उसकी चिंता करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में देश के राष्ट्र के निर्माण में लगे रहते हैं। जितनी भी योजना, डॉक्टर सुमित गर्ग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राकेश पोद्दार जी का साफ कहना है कि उनके पार्टी की जो नीतियां हैं आम आदमी तक पहुंचना है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है, और आपकी कोशिश अभी भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी ने कहा तो मैं बता देता हूं, अगर ऐसा ही है तो इनको चाहिए कि मैं जिस राज्य से आता हूं, राजस्थान, उसकी सरकार की भर्त्सना करें, उसकी निंदा करें, मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखें। क्योंकि आज की तारीख में जितने भी नियुक्तियां हो रही हैं हमारे यहाँ, चाहे वो किसी बोर्ड में हो रही हो, कॉर्पोरेशन में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा किसी का नंबर नहीं आ रहा है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसा ही अन्य प्रदेशों में ये करते हैं। अगर ये वाकई में अपनी बात पर टिके हैं तो सबसे पहले इनको उन सरकारों की भर्त्सना करनी चाहिए। इन्होंने बजट की बात करी, यूनियन बजट की, हालांकि ये मुद्दा बहस का नहीं था, ये बीच में लेके आए तो मैं बता देता हूँ। युवाओं की बात करी, युवाओं को वैसा ही सपना दिखाया है प्रसून जी, जैसे वो 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे वाला था, केवल वही सपना दिखाया है रोजगार का। ये कहते हैं इंटर्नशिप। अरे जिस कंपनी की हैसियत 2000 कर्मचारियों देने की नहीं है, आप उससे कहते हो कि आप 20,000 की इंटर्नशिप ले लो, वो कैसे कर देगा? आपने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। आपने किसान की बात करी कि
देश को गुमराह कर रहे हैं प्रसून जी, ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। बीच में नहीं बोले। सुन लीजिए सुमित जी, उनकी बात सुन लीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। सुमित जी, आपको बड़े प्यार से सुना था, ऐसे मत करिए, इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं आप? मैंने आपको बड़े आराम से सुना। अरे सुमित जी, डॉक्टर सुमित गर्ग, डॉक्टर सुमित गर्ग, 1 मिनट उनका जवाब ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं आपके पास। राकेश पोद्दार जी, जल्दी से बोलिए, क्या ऑब्जेक्शन है आपका? राकेश पोद्दार जी, ऑब्जेक्शन क्या है आपका? मेरा ऑब्जेक्शन है कि देश के अंदर किसी ने गुमराह किया तो राहुल गांधी जी देश को गुमराह कर रहे हैं, और मैंने कहा गुमराह करने की बात कर रहा हूँ, और संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसके साथ चलिए राकेश जी सुनिए मेरी बात। सुमित गर्ग जी, जिन 500 कंपनियों का आपने जिक्र किया है वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और उसमें भी 1 करोड़ 5 साल में इंटर्नशिप की बात है, तो 5 साल में 20,000, यानी अगर 1 साल में 1 महीने के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको लगेगा ये आंकड़ा और कम आ गया है, लेकिन ये बड़ी कंपनियां हैं, आराम से इसको कंज्यूम कर लेंगी, ये मान के चलिए जी। नहीं कर पाएंगी, कंपनियां ही नहीं कर पाएंगी, कंपनियां ही इनको रिजेक्ट कर चुकी हैं। और जहां तक कंपनियों की बात है तो फिर मुझे याद आता है, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहुंच जाऊंगा। कंपनियां अगर नहीं करवा, कंपनियों की जहां तक बात है, कंपनियां बेचारी कहां से करेंगी, कैसे कर पाएंगी? क्योंकि उनको बढ़ने के लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इनको चंदा देना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है, तो कंपनियां नहीं कर पाएंगी। कंपनियां खुद मान सकती है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जहां तक बात करी इन्होंने किसानों की, यूनियन बजट में किसान की, चलिए मैं आप लोगों को कुछ बात करी इन्होंने, सुन तो लीजिए, मैं किसान की बात कर लेता हूँ। किसान की बात करी है, अरे भाई तो केवल एक कह रहा हूँ कि फ्री बीज की बात हो रही है। डॉक्टर सुमित गर्ग, फ्री बीज की बात हो रही है कि फ्री में जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उससे आम जनता का क्या नुकसान होने वाला है या हो रहा है? आप अपने केवल आपके ध्यान में या आपकी प्राथमिकता में केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता होगा तो आम आदमी कहां जाएगा? समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भी देखेंगे तमाम बुद्धिजीवियों को सामाजिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही देंगे, यह बहुत उचित नहीं होगा। डॉक्टर सुमित गर्ग, मैं कह रहा हूं समाज के भी लोगों से आप ले लीजिए। जी प्रसून जी, मैं यही कह रहा हूं, मैंने अपने शुरुआत वहीं से की। क्या एक चीज मेरे को बता दीजिए, मैं जो आपके प्रश्न का पूरा जवाब दूंगा। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाला इस देशवासी नहीं है? क्या समाज का बासिंदा नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में है? अरे तो बाकी इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही देंगे, इस पे ऑब्जेक्शन है। मैं अपनी पूरी बात तो करने दे, प्लीज मेरी बात पूरी होने दे। जी मैंने कहा ना आपकी बात पे आऊंगा मैं, लेकिन दूसरी जो बात आपने करी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि केवल पार्टी के नाम पर किसी को पद नहीं दिए गए हैं। ये वो लोग थे जो सक्षम थे, काबिल थे, उनको केवल और केवल इसलिए हटाया गया कि वो पूर्ववर्ती सरकार की विचारधारा को नहीं मानते थे। का सीधा बयान आया है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, वो लोग कांग्रेस की विचारधारा को मानने आए। उन्होंने कहा ठीक है, जो पूर्ववर्ती विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरह से प्रदेश का बंटाढार किया, उनसे बचते हुए हम उन लोगों को लेके आएंगे जो वाकई में ही जमीन से जुड़े थे। जब वो प्रताड़ित हुए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ आए। चलिए राकेश पोद्दार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश पोद्दार जी को आप सुन लीजिए। जी देखिए प्रसून जी, इनकी जितनी बातें थी कि देश को गुमराह करने की बात करता हूँ। केंद्र सरकार की FCI विभाग है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य भंडारण, जिसके अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं विपक्ष के, उनको हम लोग चेयरमैन बनाने के बाद काम करते हैं। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का, किसी भी दल का हो, वो अपने लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, विपक्ष के नेता। हमारे यहाँ इसे हम लोगों ने नियम बनाए। इन कांग्रेस की बात करते हैं, और बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे नीति आयोग में हम कहते हैं कि कांग्रेस के लोग सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य हैं, और बहुत सारे विभागों में MSME में देखिए बहुत सारे सांसद जैसे उस कमेटी के चेयरमैन है। इनको पता नहीं होता, ये लोग, हम लोग अंतिम पंक्ति में सारे व्यक्ति के 140 करोड़ की बात करते हैं। और हमने सपना देखा था, समाज को जोड़ने का सपना देखा था। हमने जो सपना देखा था विज्ञान से लेकर, ज्ञान से लेकर और किसान से लेकर, जो सपना इस देश में देखा विकसित भारत बनाने का, उस सपने पे हम काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी काम पे कर रहे हैं।
और इनकी चिंता होती है, राहुल गांधी की चिंता है नीति आयोग में नहीं जाना। नीति आयोग की बैठक में क्या भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, गर्ग साहब बताए, या एनडीए की बैठक थी? वो तो भारत सरकार की गवर्नेंस की बैठक थी, उस बैठक में आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। माइक बंद करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एपीएन चैनल ने खुद दिखाया था एक दिन नीति आयोग की बैठक से पहले कि बंगाल में ममता बनर्जी कहती थी मैं नीति आयोग की बैठक में जाऊंगी और 2 मिनट में वहां से उठ के चल दूंगी। क्या उनकी मंशा थी? मैंने वीडियो बनाया, इनके तेलंगाना के जो क्या कहते हैं इनके मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के भाई को बुलाते हैं, कहते मैं एमएलसी बनाता हूं, डिप्टी सीएम बनाता हूं। कैसी बातें करते हैं? देश के अंदर समाज की जोड़ने की बात है, समाज की तोड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक चीज तो है डॉक्टर सुमित गर्ग, प्रसून जी, डॉक्टर सुमित गर्ग मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपसे जवाब ले लेता हूँ। मैं पहले इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। समाज से जोड़ने की बात कही, अरे साहब वो पार्टी, अरे डॉक्टर सुमित गर्ग मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मिला के जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर सुमित गर्ग मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मिला के जवाब दे दीजिएगा आप। जी 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 बिल्कुल। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी उसका पूरा लाभ आम जनता तक, या कहा जाए समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा, जिसके बाद ही हमारे देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाया जा सकता है। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएगी और फ्री बीज बांटेगी, यानी वित्तीय नियंत्रण या आत्मनियंत्रण नहीं करेगी अपने वित्तीय संसाधनों पे, तो कैसे इस लक्ष्य को पाया जाएगा? और इसमें नुकसान किसका होगा? देश की जनता का ही। डॉक्टर सुमित गर्ग। हाँ प्रसून जी 2 बातें हैं, एक सवाल आपका और दूसरी मेरे पोद्दार साहब ने जो बात कही, समाज को जोड़ने की बात कही। प्रसून जी, इस देश ने देखा भाजपा के मुखिया या आज देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को सभाओं को संबोधित करते हुए समाज को तोड़ने की बातें करी थी, इस देश की अकलियतों को गालियां दी, उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, उन्हें लुटेरा कहा था, संसाधनों को ले भागने वाला कहा था। अरे समाज के जोड़ने की बात उस पार्टी या उस पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से शोभा नहीं देती, जिसका मुखिया समाज को तोड़ने की बात करता हो, देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात करता हो। जहां तक आपने बात करी नीति आयोग की, तो प्रसून जी मैं बता देता हूं, मैंने अभी आपको फिगर बताई कर्नाटक सरकार के साथ 32,000 करोड़ का नुकसान इन्होंने किया है। हमें पता है ये हमारी सरकारों के साथ क्या करेंगे। अभी हमने हाल ही राजस्थान में सरकार चलाई थी, इनके मंत्री आए थे, ईआरसीपी हमारे यहाँ बड़ा मुद्दा था, किसान को पानी का मुद्दा था, पीने का पानी की समस्या थी, ईआरसीपी हम लेना चाहते थे। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी, पत्रकारों ने आप जैसे साथियों ने उनसे पूछा कि ईआरसीपी कब मिलेगा, तो उनका जवाब आज से 3 साल पहले पता है क्या था? बीजेपी की सरकार ले आओ, ईआरसीपी दे दूंगा। जब इनकी मंशा ही ये है, जब इनकी मंशा ही ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो वहां जाके क्या किया जाए? हमें पता है वहां कुछ नहीं होना। मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए आप। फोरम पूरा करने जा रहे हैं, ये देश को बताने चाहते हैं साहब हमने तो नीति आयोग की मीटिंग कर ली, सब आ गए और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ये विपक्ष की सरकारों के साथ, विपक्ष के नेताओं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बायकॉट से क्या हासिल हो रहा है? ये लोकतंत्र में हमारा हथियार है। चलिए आपका हथियार है। राकेश पोद्दार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम सहयोग आंदोलन चला रहे हैं। चलिए ठीक है, यही हमारा सहयोग है। राकेश पोद्दार जी देखिए प्रसून जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे इन्होंने खुलासा कर दिया कि लोकतंत्र आपके हथियार है। अरे बताइए, जनता का हम सेवा करना चाहते, तुम हथियार बना रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए। जनता की सेवा के लिए आपकी पार्टी कांग्रेस बनी है, भारतीय जनता पार्टी सेवा करना चाहती है, और आपने कहा नीति, हमारी नीति और नियत काम करने की है, और जनता के आशीर्वाद से 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाए। और अब समाज की तोड़ने की बात नहीं कर रहे। पीडीए समीकरण देश में चल रहा है, माइक समीकरण देश में चल रहा है। कौन सा समीकरण है? 140 करोड़ की बात करते हैं, हम सबका साथ की बात करते हैं। आपसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे 2006 में, क्या कहते थे कि अल्पसंख्यक को इस संसाधनों पर अल्पसंख्यक का अधिकार है, और अल्पसंख्यक कहे होते तो मैं उनका स्वागत करता। उसमें कहते थे कि मुसलमानों का अधिकार है। कर्नाटक में 1200 किसान मारे गए, आप चुप बैठे हुए, किसानों की बात करते शर्म नहीं आती? चलिए डॉक्टर और सुनिए राकेश पोद्दार जी, तमाम विषय हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सभी राजनीतिक दलों की है,
सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी राजनीति ऐसी होनी चाहिए ताकि आम आदमी को, समाज पे अंतिम खड़े पायदान पे व्यक्ति को उसका पूरा पूरा लाभ मिले। उसके ऊपर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। डॉक्टर सुमित गर्ग 30 सेकंड में आपका जवाब चाहते हैं जी। प्रसून जी, मेरे भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा करना चाहती है, निसंदेह सेवा करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्रों की सेवा करना चाहती है, देश की सेवा नहीं करना चाहती, देश की जेब से पैसा। लेकिन डॉक्टर सुमित गर्ग, आप लोगों को अपनी बायकॉट की राजनीति पे दोबारा सोचना होगा, वित्तीय नियंत्रण पर भी दोबारा सोचना होगा। सिद्धांत था असहयोग, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बिल्कुल ऋण लो घी खाते रहो, कर्जा कौन चुकाएगा उसकी चिंता नहीं करनी है। ऐसे देश नहीं चलता है। आपको वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय आत्म नियंत्रण बनाए रखना होगा। प्रसून जी, देश ऐसे ही आजाद हुआ था गांधी के द्वारा। देखिए, आजाद हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही वक्त, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।